गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर में हम लोग एलएलबी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसे हम लोग हिंदू लॉ के नाम से जानते हैं, के सेक्शन 13, जिसपे हम लोग पिछले लेक्चर से चर्चा कर रहे हैं, डाइवोर्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसके सेक्शन 13 फर्स्ट का फर्स्ट ए का थर्ड ग्राउंड क्रूरटी आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। क्रूरता। Any marriage solemnized, whether before or after the commencement of this act, may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty। अर्थात कोई भी विवाह, चाहे वह इस एक्ट के पहले या बाद में अनुष्ठापित हुआ हो, पति या पत्नी द्वारा पेश की गई याचिका पर तलाक की जो डिक्री होगी वो इस आधार पर दी जाएगी कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात प्रार्थी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया। अर्थात हैज आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज, विवाह के अनुष्ठान के पश्चात। सेक्शन 13 में क्रूरता के अंतर्गत विवाह के पश्चात जो क्रूरता की गई है उसके आधार पे तलाक मिल सकता है। तलाक की याचिका न्यायालय में लगाई जा सकती है। क्रूरता हम किसे कहें? क्रूरता से तात्पर्य जैसे अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के साथ इस तरह का कोई व्यवहार करे, मारपीट करे या कोई ऐसा व्यवहार करे जो कि दूसरे पक्षकार के लिए असहनीय हो, अनटॉलरेबल हो, वो उसे बर्दाश्त ना करे, तो इसे हम क्रूरता कह सकते हैं। अब क्रूरता को नापने के लिए कोई पैमाना नहीं है कि इतना परसेंट तक, जैसे नॉइज पॉल्यूशन को नापते हैं कि 30 डेसिबल से ऊपर होने पर साउंड नॉइज बन जाएगा, ऐसे ही क्रूरता कि इतना होगा तो क्रूरता होगी, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। क्रूरता हर पक्षकार के उसके सहनीय जो उसका आचरण है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ क्रूरता पढ़ते समय क्रूरटी के जब मैं आपको आगे की स्लाइड्स में इसको बताऊंगी और कई केसेस बताऊंगी, तब आप देखेंगे तो किसी केस में बहुत छोटे से एक्ट को क्रूरता माना गया और बहुत सारे केसेस में बहुत ज्यादा। रोज लोग पक्षकार, जैसे कई हस्बैंड वाइफ में रोज झगड़ा होता है, मारपीट होती है, और फिर भी वो एक दूसरे के साथ बने रहते हैं, घर छोड़कर नहीं जाते। और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक चाटा या किसी एक तरह का कोई व्यवहार उस पक्षकार के लिए क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि क्रूरता, प्रत्यर्थी ने अर्जीदार के साथ क्रूरता की, वो उनके खुद के सेंसिबल पे है कि कोई भी आचरण कब क्रूरता होगा। यहाँ कोई ऐसा कंडक्ट, आचरण, एक्ट या कोई भी ऐसा, जैसे कोई नेग्लिजेंट करता है तो इसलिए ओमिशन, लोप भी जो क्रूरता को गठित करते होंगे या क्रूरता बन जाए, उसके आधार पे विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगाई जा सकती है। सेक्शन 10 में पहले ये जुडिशियल सेपरेशन के लिए ही क्रूरता के आधार पे केवल जुडिशियल सेपरेशन की याचिका लगाई जाती थी। विवाह विधि संशोधन अधिनियम
मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा क्रूरता को डाइवोर्स का ग्राउंड भी बना दिया गया। 1976 के द्वारा क्रूरता में की डेफिनेशन में कुछ चेंजेस भी किए गए। डेफिनेशन has treated the petitioner with such cruelty as to cause a reasonable apprehension in the mind of the petitioner that it will be harmful or injurious for the petitioner to live with the other party। अर्थात प्रत्यर्थी ने अर्जीदार के साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे कि उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाए, रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड, अर्थात उसके मस्तिष्क में यह आशंका हो जाए कि अब इसके साथ रहना अस्वास्थ्यकर और क्षतिकारक होगा दूसरे पक्षकार द्वारा, तो वह क्रूरता की श्रेणी में आएगा। अर्थात ऐसा व्यवहार जो एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के साथ रहने में असंभव बना दे। कोई भी ऐसा उसका आचरण हो सकता है जिससे कि औचित्यपूर्ण आशंका, अर्थात रीजनेबल आशंका, रीजनेबल कॉज है कि उसके साथ मतलब मन में एक डर बैठ जाए। डर के आदमी जी नहीं सकता। कि जैसे कई बार इसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए अचानक किसी की आंख खुले और देखे कि उसका पार्टनर जो है चाकू लेकर बैठा है, उसके ऊपर तनाव है, तो मन में डर बैठेगा, ओह नहीं खुलती तो शायद मार देता। तो अब डर के वो रोज रात को वो सो नहीं पाए, उसके मन में आशंका हो गई कि क्या पता आज मार दे। तो यहाँ पे ये जो व्यवहार है, ये जो उसका डर है जिसके कारण वो चैन से नहीं रह पाए, यही उसकी क्षतिकारक व्यवहार जो है, उसको भी क्षति होगी इसके साथ रहने से, ये उसके प्रति क्रूरता होगी। एक बहुत पुराना केस है 1897 का, रसेल वर्सेस रसेल अपीलेट केसेज। सबसे पहली बार इस केस में क्रूरता की डेफिनेशन देने की कोशिश की गई। इस केस द्वारा कहा गया कि क्रूरता एक ऐसा आचरण है जिसके द्वारा जीवन अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचे या वैसी चोट पहुंचने की संभावना हो, तो फिर इसे क्रूरता माना जाएगा। अर्थात रसेल वर्सेस रसेल केस में सर्वप्रथम क्रूरटी को डिफाइन करने की कोशिश की गई। दिस केस इज डिफाइंस द वर्ड क्रूरटी। अर्थात यहाँ बताया गया कि कोई भी ऐसा कंडक्ट, आचरण जिसके द्वारा जीवन अंग या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचे या पहुंचने की पॉसिबिलिटीज हो, संभावना हो, अर्थात संभावना मात्र भी क्रूरता की श्रेणी में आता है। Recently, the Supreme Court has resorted to the old understanding in following case that cruelty, which is a ground for dissolution of marriage, may be defined as willful and justifiable conduct of such character as to cause danger to life, limb, or health, bodily or mental, or as to give rise to a reasonable apprehension of such a danger। नीचे ही जो मैंने केस लिखे हैं, ए जयचंद्र वर्सेज अनिल कोर्ट 2005, 2 सुप्रीम कोर्ट केसेज 22, विनीता सक्सेना वर्सेज पंकज पंडित 2006, 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 778, माया देवी वर्सेज जगदीश प्रसाद 2007, 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 136। इन केसेस के माध्यम से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस के माध्यम से क्रूरटी वर्ड की नई डेफिनेशन या क्रूरटी को नए तरीके से बताने की कोशिश की कि क्रूरटी डाइवोर्स का वो आधार है या तलाक का वह आधार है जहां पे विलफुल एंड अनजस्टिफिकेबल कंडक्ट कि कोई जानबूझ करके कोई ऐसा आचरण करता है या उसका
कैरेक्टर ऐसा है जिससे कि खतरे की संभावना हो। किसको? सामने वाले पक्षकार की जीवन को, जीवन, अंग और स्वास्थ्य, जीवन, अंग और उसके स्वास्थ्य को कोई खतरे की संभावना हो। फिजिकल और मेंटल, बॉडीली और मेंटल, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो फिर वो इस खतरे की संभावना ही क्रूरटी बन जाती है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ क्रूरटी। अपन ने पिछली दोनों डेफिनेशंस में ये देखा, रसेल वर्सेस रसेल केस में भी और रिसेंटली जो डेफिनेशन दी गई उनमें भी, कि शारीरिक या मानसिक ऐसी चोट पहुंचे या उसमें चोट पहुंचने की संभावना, अर्थात हमें दो वर्ड पहले ही मिल गए, फिजिकल और मेंटल। इसी आधार पे क्रूरटी को दो वर्गों में बांटा गया, फिजिकल क्रूरटी एंड मेंटल क्रूरटी, अर्थात शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता। अब शारीरिक क्रूरता किसे कहेंगे? फिजिकल क्रूरटी व्हेन बॉडी इज इंजर्ड, अर्थात जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे शरीर को कोई क्षति पहुंचे, अर्थात मारपीट हो या कोई चोट पहुंचाई जाए या मारने की कोशिश की जाए जिससे कि अंग पे, किसी अंग पे, बॉडी पे कोई निशान या चोट लग जाए, इसे हम फिजिकल क्रूरटी कहेंगे। इसी तरह मेंटल क्रूरटी, मानसिक क्रूरता, जहां पे शरीर पे, बॉडी पे तो कोई घाव नहीं दिखते, लेकिन जैसा डेफिनेशन में था कि मन में इस तरह की आशंका उत्पन्न हो जाए, अर्थात डर, भय उत्पन्न हो जाए। मीन्स when feelings and sentiments, emotional stress, suffering और fear, अर्थात जहां पे फीलिंग्स के साथ, भावनाओं के साथ और इमोशनल, भावनात्मक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाए या डर उत्पन्न हो जाए, तो इसे हम मेंटल क्रूरटी कहेंगे। एक बहुत फेमस सा केस है, लीडिंग केस है, एस दास्ताने वर्सेस एनजी दास्ताने, 1975 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये केस जो है मेंटल क्रूरटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हस्बैंड को वाइफ द्वारा, मतलब वाइफ को ये लगता था कि हस्बैंड को वो कोई ना कोई हर तरह से वो चिढ़ाने की या उसे नीचा दिखाने की बहुत कोशिश करती, हमेशा उस पर झूठे आरोप लगाती, रिश्तेदारों के सामने उसको बेइज्जती करती, तो उसे बहुत खुशी महसूस होती थी उसके अपने खुद के हस्बैंड पे और उसके खुद के हस्बैंड के फादर पे, यानी कि फादर इन लॉ पे, अपने फादर इन लॉ पे झूठे कई तरह के आरोप लगाती। अक्सर वो कहती कि मतलब अपने हस्बैंड के बारे में कहती कि उसके हस्बैंड की डिग्रियां जो हैं वो सब फर्जी हैं। हमेशा कहती कि इस सारे खानदान का विनाश हो जाए, तुम्हारी नौकरी चल जाए, इत्यादि इत्यादि कई तरह की वो उस पर लांछन लगाती। तो यहाँ पे हस्बैंड का उसने जीना दूभर करती, कई तरह की गालियां देती, कई सारे ऐसे एक्ट करती जिससे कि उसका जीना दूभर हो गया। इस केस में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऐसे माहौल में कोई भी नहीं रह सकता, अर्थात यहाँ पे हस्बैंड क्या है, अब मानसिक पीड़ा में रहने लग गया, उसके मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई कि इसके साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस केस को एक मेंटल क्रूरटी का बेस्ट एग्जाम्पल माना गया, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की कोई पीड़ा या क्षति पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही, लेकिन इस तरह का आचरण या ये आचरण वाइफ का उसे मानसिक पीड़ा पहुंचा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्रूरटी, शारीरिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता ऐसी क्रूरता होती है कि जिसमें कोई भी ऐसा एक्ट किया जाए, कंडक्ट किया जाए जिससे कि किसी जिस सामने वाले की बॉडी के स्वास्थ्य को चोट पहुंचे या चोट पहुंचने की संभावना, तो हम उसे शारीरिक क्रूरता कह देते हैं, क्योंकि चोट स्पष्ट दिखाई देती है।
इन केसेस के माध्यम से आप और अच्छे से समझ पाएंगे कि शारीरिक क्रूरता क्या है। रिपीटेड बीटिंग और बीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग कोर्स ऑफ इल ट्रीटमेंट, अर्थात बार बार मार पिटाई करना। मोहिंदर कुमार वर्सेस शारदा रानी 1978 पंजाब एंड हाई कोर्ट केस में जैसा हुआ। कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ एनी ऑर्गन, कोई अंग तोड़ देना, हाथ तोड़ देना या पैर तोड़ देना। एस की गर्ग वर्सेस चंचल कुमारी 2005 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। चियाल वर्सेस सरला। चियाल वर्सेस सरला शारीरिक क्रूरता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे ही सप्तमी वर्सेस जगदीश 1969 कलकत्ता हाई कोर्ट 266, ये केस भी शारीरिक क्रूरता का, ये मानसिक और शारीरिक क्रूरता दोनों को स्पष्ट करता है। इस केस में क्या है कि वाइफ जो है हस्बैंड को हस्बैंड जो है वाइफ को गालियां देता, उसका डिसऑनर करता, उसकी बहुत नेग्लिजेंट भी करता। कई बार उन दोनों के बीच में मार पिटाई भी हुई। अर्थात जब वो उसको गाली देगा या अपमानित करेगा, कहीं रिश्तेदारी में उसकी बेइज्जती करेगा, तो उसके भावनात्मक उसका अपमान होगा, सेंसेस इफेक्ट होंगे। और जब उसने उसके साथ धक्का देकर गिराया, मारपीट की, जिससे उसके शरीर पे खरोंचे आई, ये फिजिकल क्रूरल्टी में आता है। अर्थात इस तरह का व्यवहार फिजिकल और मेंटल क्रूरल्टी दोनों को शो करता है। इन आधारों पर न्यायालय में डाइवोर्स की याचिका दायर की जा सकती है। केसेज ऑन मेंटल क्रूरल्टी। इसी तरह मानसिक क्रूरता के कुछ मामले न्यायालय के सामने आए। पिछली स्लाइड में जैसे हमने अभी देखा, दास्ताने वर्सेस दास्ताने 1975 सुप्रीम कोर्ट, ये केस मेंटल क्रूरल्टी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ वाइफ हस्बैंड को चिढ़ाने, खिजाने, उस पर झूठे आरोप लगाने और पीड़ा पहुंचाने में उसे बहुत खुशी महसूस होती थी। वो घर में तो ऐसा करती ही थी, बहुत ताने उलाने देती। इसके अलावा जब उसके रिश्तेदार आते तो, या कोई रिलेटिव आते, या घर के बाहर कोई बात होती, तो वो उनके सामने भी उस पर झूठे आरोप लगाती, कहती कि उसकी डिग्रियां झूठी हैं, उसकी नौकरी चली जाए, उसके पूरे खानदान का विनाश हो, इत्यादि कई चीजें वो कहती है। जब भी उसके हस्बैंड के घर लौटने का समय होता, घर लॉक करके कहीं चली जाती, बच्चों को मारती पीटती। तो इससे हस्बैंड के दिमाग में ये घर कर गया, या उसके दिमाग में ये चीज बैठ गई कि इसके साथ रहना बहुत असंभव। तो ऐसे जो व्यवहार होंगे, ऐसे बिहेवियर जो होगा, वो मानसिक क्रूरता पैदा करता है, जिससे कि जीवन दूभर बन जाता है। इसी तरह एक और केस सप्तमी वर्सेस जगदीश 1970 कलकत्ता 266, ये भी क्रूरता का एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे पति जो है, हस्बैंड जो है, वाइफ को गाली देता, उसकी डिसऑनर करता, उसको मारपीट करता, अनादर करता। अपनी वाइफ को उसने एक बार धक्का देके गिराया, दीवार पे दे मारा, जिससे उसे चोटें भी लगी। अर्थात ये फिजिकल और मेंटल दोनों क्रूरल्टी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसी प्रकार प्रवीण मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता, इसमें भी क्रूरल्टी को डिफाइन करने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोशिश की गई, 2002 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेंटल क्रूरल्टी जो है मन की भावना की एक अवस्था, स्टेज है, अर्थात मन की भावना है। अर्थात इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मन की भावना होने के कारण मेंटल क्रूरल्टी, क्योंकि हो सकता है बहुत छोटा सा बिहेवियर किसी के दिमाग में घर कर जाए या उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाए, और कई दूसरे लोग को वही व्यवहार मानसिक पीड़ा ना पहुंचाए। इसलिए यह अनुमान जो है कि किससे उसे पीड़ा होगी, यह मामले के तथ्य और परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि कौन सा एक्ट किसी को मानसिक क्रूरल्टी बनाएगा किसी के लिए, और किसी के लिए मानसिक क्रूरल्टी नहीं होगी। वो जैसे और बहुत सारे केस आपने देखे, सप्तमी वर्सेस जगदीश जो है, ये आपने देखा अभी। परवीन
मेहता वर्सेस इंद्रजीत मेहता में देखा, इसमें भी कहा गया, ये आप जो देख रहे हैं कि मन की एक अवस्था है, इसमें बहुत छोटे से एक्ट को वाइफ द्वारा मानसिक क्रूरता मान लिया गया। कहा कि नहीं, हम इनके साथ इस तरह की परिस्थितियों में नहीं रह सकते। अर्थात ये एक अनुमान का विषय है, मन की भावना है कि किस एक्ट को हम क्रूरता, मानसिक क्रूरता मानेंगे। इसी तरह राजेंद्र वर्सेस तारावती में हुआ, एक भयंकर एक्सीडेंट में हस्बैंड जो है बहुत घायल हो गया और असम के हॉस्पिटल में भर्ती रहा। फिर वो दिल्ली आ गया, वहां आके भी उसने अपना इलाज कराया। वाइफ जो है दिल्ली में रहती थी, लेकिन ना तो वो अपने हस्बैंड को आसाम में देखने गई और ना ही वो दिल्ली में देखने गई। तो यहाँ पे ऐसे इस तरह का व्यवहार, जबकि वाइफ आराम से उसे देख सकती थी, उसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे की कोई कमी थी। तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया राजेंद्र सिंह के केस में कि ऐसी नेग्लिजेंट जो है, ऐसा उपेक्षा का व्यवहार जो है, पक्षकार के प्रति क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसी तरह एक और केस श्री पदाचार वर्सेस वसंता 1970 मैसूर 232, इसमें भी जो है वाइफ का कंडक्ट जो है, आचरण जो है, वो बहुत ही ऐसा था कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति ये सोच ले इसके साथ रहना असंभव है। वाइफ बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की थी, छोटी छोटी बातों पे हमेशा लड़ती झगड़ती, घर में हमेशा मतलब झगड़े का माहौल रखती, गाली देती, अपमान करती, घर और बाहर भी हस्बैंड को, उसके रिश्तेदारों को अपमान करती, तिरस्कार करती उनका। एक बार तो उसने एक फैमिली फंक्शन में अपने हस्बैंड का सभी उसके सामने, रिश्तेदारों के सामने कॉलर पकड़ के खींच लिया। हमेशा अपने हस्बैंड से घर के काम करवाती, और उसके बावजूद जब वो भोजन अच्छा, अगर कभी खाना अच्छा नहीं बनता, तो फिर उसे फेंकती थाली को और कहती कि क्या ऐसा सड़ा भोजन बनाया है। ऐसे ही जब उसके ऑफिस का टाइम होता तो वो उसके जो सहायक कर्मचारी, सहायक लोग थे, उनके साथ जब जाता हस्बैंड, तो उसका अपमान करती और बोलती कि ये मर जाएगा तो फिर इसकी प्रोविडेंट का फंड का पैसा जो है उसे मिल जाएगा। इससे क्या है कि हस्बैंड का स्वास्थ्य जो है खराब रहने लग गया। तो न्यायालय ने कहा कि जब इस तरह का व्यवहार होगा तो आदमी कैसे रह सकता है ऐसे माहौल में लगातार। तो न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से वाइफ को यहाँ पे क्रूरता का दोषी माना और कहा कि ये एक मानसिक क्रूरता का बहुत अच्छा उदाहरण। मानसिक क्रूरता को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल क्रूरटी, जैसे फॉल्स चार्ज ऑफ अनचेस्टी, जैसे अगर कोई झूठे आरोप लगाए कि व्यभिचार और सील भ्रष्टा का झूठा लांछन अगर कोई लगाए कि उसका हस्बैंड या वाइफ जो है अनचेस्ट है, मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड रेकलेस एलिगेशन, इस तरह के कई और तरह के आरोप लगाना अगेंस्ट द कैरेक्टर की, झूठे झूठे अगर कोई आरोप लगाए कैरेक्टर के ऊपर, अफसरों से झूठी शिकायतें करें, कॉजिंग इंजरी टू वंस नियर एंड डियर, किसी नियरेस्ट को या उसके किसी बहुत अपने को कोई चोट पहुंचाए, या किसी के निकट कोई अनुचित निकटता बना के रखे, ह्यूमिलेटिंग इन ए पब्लिक प्लेस पे कोई ऐसा व्यवहार करे जिससे कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय आचरण हो, जिसे हम लोग निंदनीय आचरण की श्रेणी में रख सके। मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड कांस्टेंट चार्ज ऑफ बाइगेमी, या फिर कहीं कोई बात जैसे द्विविवाह के या किसी अनुचित निकटता के या किसी तरह के आरोप कोई लगाए कि तुम्हारे ऊपर तुम बाइगेमी के झूठे दांडी का उपयोग के आरोप लगाए, फॉल्स कंप्लेंट टू पुलिस, पुलिस में झूठी शिकायतें करें, नेगलेंट बिहेवियर करें, जैसे राजेंद्र वर्सेस तारावती में हुआ कि पत्नी जो है उसको देखने ही नहीं गई, या फिर उसके अफसरों को, इसके अलावा और भी कई तरह के कंडक्ट हो सकते हैं, जैसे अफसरों को झूठी शिकायतें करना, किसी अन्य स्त्री के साथ कहीं और पे निवास करना। एक केस है रीता निझावन वर्सेस बालकृष्ण 1973 दिल्ली, यहाँ पे जो है एक ऐसा केस है जिसमें क्या था कि हस्बैंड वाइफ जो है, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं थी, और हस्बैंड जो है उसके
मतलब इम्पोर्टेंसी के झूठे आरोप पे ये एक केस था कि इम्पोर्टेंसी के झूठे आरोप कोई लगाए, तो ऐसे आरोप जो फॉल्स होंगे, दुर्भावपूर्ण, कपटपूर्ण, निराधार, कलंकित करने वाले कोई आरोप लगाए, जानबूझकर उसकी लगातार उपेक्षा करे, अनादर करे, उल्हाने दे, ताने दे, निंदनीय आचरण करे, जैसे राजेंद्र वर्सेस अनीता 1993 के केस में था। इसमें हमेशा वाइफ जो है हस्बैंड के विरुद्ध झूठे आरोप लगाती थी, कहती थी कि उसका हस्बैंड जो है दहेज मांगता है, और भी कई तरह की सास को गालियां देती, ऐसा बिहेवियर करती। तो ये सब मेंटल क्रूरटी के एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर मान लीजिए वाइफ जो है अपने हस्बैंड को बिना बताए मिसकैरेज, मतलब मिसकैरेज हो जाए उसका, और अपने पति को बिना बताए वो अपने बच्चे को गिराए, या पारिवारिक जीवन में कोई उपेक्षाएं करे, गाली गलौज करे, दौवरी मांगे, तो ये सारे बिहेवियर जो हैं मेंटल क्रूरटी के उदाहरण हैं। इनको हम, क्योंकि लगातार ऐसा होगा तो आदमी कोई भी पक्षकार जो है ऐसे माहौल में, जिससे कि उसको मानसिक स्वास्थ्य उसका खराब रहने लग जाए, जिससे धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य खराब हो, या उससे आशंका उत्पन्न हो जाए कि इस पक्षकार के साथ नहीं रह सकते, तो ये सब उसके क्रूरता की श्रेणी में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हम लोगों ने यहाँ पर क्रूरटी, तलाक का एक ग्राउंड जिसपे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही इस आधार पे याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं, को हमने आज यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम शेष रहे ग्राउंड्स जो डीजीजे से संबंधित हैं, उन्हें उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।